सारे लोगों ने इस गोल्ड की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लाया कि पता नहीं फिर गोल्ड की कीमतें गिर जाएं, इससे पहले कि बेच लो बाद में खरीद लेंगे। तो कई लोगों ने गोल्ड बेच भी लिया है। तो सबसे पहला सवाल तो ये बताइए कि ये जो गोल्ड बेचे हैं उस पर टैक्स की देनदारी क्या कहती है? लक्ष्मण जी, आपने सही बताया कि गोल्ड इज लाइक एन ऑल टाइम हाई। 75,000 क्रॉस कर गया। एक और से आप बीएसई सेंसेक्स देखिए, 75,000 क्रॉस कर गया। यहाँ गोल्ड है वो 75,000 क्रॉस कर गया। आई थिंक दिस इज फिनोमिनल। अब सवाल बिल्कुल आपने सही पूछा है कि गोल्ड को बेचा जाता है तो हमें ख्याल ये रखना है कि उसको आम तौर से कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो होता है वो जब गोल्ड बेचता है तो वो उसके लिए कैपिटल गेन्स की जिम्मेवारी होती है। और जैसे हम अक्सर हमारे शो में डिस्कस करते हैं कि कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर आपने 3 साल से ज़्यादा गोल्ड होल्ड किया है और उस पर जो आपको लॉन्ग टर्म गेन भरना है तो उसका रेट जो है वो 20% है। और अगर शॉर्ट टर्म में होता है तो शॉर्ट टर्म इज ट्रीटेड एज योर रेगुलर इनकम, तो आपका जो भी रेगुलर स्लैब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक ये जा सकता है, वो आपको ख्याल रखना है। शॉर्ट टर्म में तो सीधी बात है, आपको अपना रेगुलर रेट ऑफ टैक्स आपकी खरीद कीमत और बिक्री कीमत के डिफरेंस पर भरना होता है। पर लॉन्ग टर्म अगर है तो लॉन्ग टर्म में आपको एक तो इंडेक्सेशन का फायदा जरूर मिल सकता है कि आपने ये कब खरीदा था या कब एक्वायर किया था, उसके हिसाब से जो इंडेक्सेशन के नियम हैं उसका फायदा अगर आप गिनते हैं तो आपका इफेक्टिव रेट है लक्ष्मण जी वो 20% से कम आ सकता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपका मान लीजिए गोल्ड का गेन लॉन्ग टर्म का हुआ तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं और खास तौर से कई लोग गोल्ड बेच के, आज तो गोल्ड की ऐसी कीमत है कि पुराना गोल्ड बेच के आप समझिए एक नया घर भी खरीद सकते हैं। तो घर खरीदने का भी आयोजन करके आप जीरो टैक्स का प्लानिंग कर सकते। तो प्लानिंग करने के लिए ऐसे अवकाश भी है, लेकिन टैक्स तो जरूर भरने की जिम्मेवारी खड़ी होती है, आपको ख्याल रखें। अगर हम आज से समझिए 60 साल पहले की बात करते हैं, 1960 का जो दशक था, शायद उस समय पे हमारे कई दर्शक तो दे वुड नॉट इवन हैव बीन बोर्न, लेकिन उनको हम याद कराएं कि एक भारत में ऐसा भी समय था जब एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था और आप कितना गोल्ड होल्ड कर सकते थे उसके लिए उसकी लिमिट्स और सीमाएं कानूनी तौर से लगाई गई थी। अब ऐसी कोई सीमा नहीं है। कोई भी टैक्स पेयर के पास अगर गोल्ड होता है वो क्लेम करता है कि दिस गोल्ड बिलोंग्स टू मी, लेकिन उसके सोर्स या उसके एक्विजिशन के लिए कहाँ से उसको मिला, कैसे मिला, उसके बारे में वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है, तो सेक्शन 69 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि अगर असेसिंग ऑफिसर टैक्स पेयर के पास से ऐसा कोई भी गोल्ड मिलता है और उसके बारे में वो पूछता है, मिलेगा, मान लीजिए आपने बेचा 1 किलो गोल्ड और आपने ये कहा कि भी मुझे तो मेरे एंसेस्ट्रल उसमें से आया था। अब ऑफिसर ये कहेगा कि भी सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ कि ये 1 किलो का जो गोल्ड है वो आपको कहाँ कैसे मिला, उसका कोई एक सपोर्टिंग एविडेंस दीजिए। अगर आप सपोर्टिंग एविडेंस दे नहीं सकते हैं तो होगा क्या कि ऐसा माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड दैट दिस एक्विजिशन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर इन विच यू हैव मेड द सेल, जिसके लिए आपके पास कोई सोर्स समझाने के लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस न होने के कारण इसको आपका अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड माना जाएगा और जो भी आपने अपनी उसकी सेल वैल्यू क्रेडिट की है वो पूरे की पूरी वैल्यू के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। और ये सेक्शन 69 कैपिटल ए जो है
वो 69 कैपिटल ए का जो टैक्सेशन होता है वो उसके लिए एक प्रोविजन है सेक्शन 115 BBE। तो 115 BBE में ये कहा गया है कि ऐसी जो डीम्ड इनकम्स हैं, जो आपके अनएक्सप्लेन्ड कोई इन्वेस्टमेंट इनकम या ऐसे सोर्सेज में से आती है, तो इस पर आपको एक तो जो नॉर्मल टैक्स का रेट 30% है उसके जगह 60% का फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। उस पर 25% का सरचार्ज माना और 15% 60 एंड 15 75, उस पर आप 4% का सेस की गिनती कर लीजिए तो और 3% होगा 78, और उसमें एक पेनल्टी भी 6% की फ्लैट लगेगी। तो कुल मिला के 84% की टैक्स की जिम्मेवारी आपकी खड़ी हो सकती है। इसलिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जो भी खास तौर से ऐसे पुराने जो आपके सोर्सेज ऑफ गोल्ड हैं उसको अगर आप बेचते हैं तो उस समय पर ये आपके लिए समस्या खड़ी न हो, इसके लिए आपको सपोर्टिंग एविडेंसेस के बारे में बहुत ख्याल रखना है। प्रैक्टिकल टिप्स या तो गाइडेंस दें कि वो क्या ख्याल में रखे ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले तो जैसे हमने आगे देखा कि अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा गोल्ड है, तो जो ब्रॉड लिमिट्स तय की गई है कि मैरिड लेडी के केस में 500 ग्राम्स, अनमैरिड के केस में 250 ग्राम और मेल मेंबर के केस में 100 ग्राम, इस मात्रा में अगर आपका कोई भी गोल्ड का सेल होता है तो आपको चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हालांकि आज की वैल्यू के हिसाब से, तो जैसे मैंने आगे बताया, पूरे एक फैमिली के गोल्ड होल्डिंग की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है आज की वैल्यू के हिसाब से। तो इट इज़ क्वाइट अ बिग कंफर्ट कुशन। और कई लोगों को इसलिए ये होता है कि भाई इसको हम बेच के, जैसे मैंने आगे जिसका जिक्र किया, कोई एक नया घर लेते हैं उसमें हम उसको ले लें तो वो हो सकता है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे कि इस मात्रा में आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पास्ट में अपने वेल्थ टैक्स के रिटर्न्स भरे हैं तो वो रिटर्न्स में जो कुछ गोल्ड आपने दिखाया है उसको अगर आप सेल करते हैं और उसको रिकंसाइल उसके आधार से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलर ने खुद कहा है कि भाई वी विल एक्सेप्ट वॉट एवर हैज़ बीन शोन एंड डिक्लेयर्ड इन द वेल्थ टैक्स रिटर्न। अब समझिए कि जब से 2015 तक तो वेल्थ टैक्स था, 16 से वेल्थ टैक्स निकल गया, उसके बाद तो वेल्थ टैक्स के रिटर्न्स आप भरते नहीं हैं, आपके पास वो एविडेंसेस नहीं है। पर आपके पास अगर गोल्ड है तो कहीं डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। तो वो डिक्लेयर जो गोल्ड है, ऐसे तो 50 लाख से अगर कम इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं गोल्ड डिक्लेयर करने का प्रावधान नहीं है, पर 50 लाख से ज़्यादा इनकम वाले केस में एक शेड्यूल AL भरा जाता है, जिसको हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहते हैं। तो ये शेड्यूल AL में आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास ये गोल्ड क्या है, कितना है और उसकी क्या वैल्यू है एक्विजिशन की। तो ये आप दिखाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार होता क्या है, आपने गोल्ड बेचा, 50 लाख से ऊपर की इनकम है, और ऑफिसर इमीडिएटली आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई आपने लास्ट ईयर जो शेड्यूल AL भरा था उसमें क्या दिखाया है। अब आपने मैकेनिकली रिटर्न भर दिया, शेड्यूल AL को ठीक से भरा नहीं, तो शेड्यूल AL में आपने गोल्ड की कोई वैल्यू ही नहीं दिखाई, वो या तो दिखाई वो बहुत कम है और आप जो बेच रहे हैं वो उससे ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन होने के कारण आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आपने कोई गोल्ड समय समय पे खरीदा है तो हमेशा ये गोल्ड की खरीदी का जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है, हो सके तो चेक से पेमेंट किया है तो उत्तम है। अगर कैश से किया है तो कैश का सोर्स कहाँ से आया है वो आप एक्सप्लेन करिए। उसका इनवॉइस है जो सपोर्टिंग,
वो भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। अच्छा, आपको खास तौर से कब जो इनहेरिटेंस या विल में मिलता है गोल्ड, तो इसके लिए आप एविडेंसेस अपने पास रखें। अगर आपके कोई फैमिली के पास रिलेशन में गिफ्ट से मिलता है, या तो शादी के तौर पे अगर आपको गिफ्ट पे मिलता है, तो इसके सपोर्टिंग एविडेंसेस जो हैं, माना शादी के कॉन्टेक्स्ट में आपकी शादी कब हुई, उसके टाइमलाइन में उसके जो आपके वेडिंग कार्ड्स वगैरह आपको उपयोग में हो सकते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ दिया है, उनके कंफर्मेशन लेटर्स भी आपको काम में आ सकता है। इसके साथ साथ खास तौर से विल में, तो अगर विल में ये क्लियरली लिखा गया हो कि भाई ये जो गोल्ड है जिन्होंने दिया है, हालांकि ये ज़रूरी है कि जो गोल्ड देता है वो ऐसे नहीं लिख सकता कि मेरे पास 5 किलो गोल्ड है, मैं मेरे पौत्र को दे रहा हूँ, क्योंकि वो 5 किलो है वो एक्सप्लेन करने की भी जिम्मेवारी आपकी आती है। क्योंकि वो 5 किलो उनके पास था, तो क्या उन्होंने वेल्थ टैक्स रिटर्न्स भरे थे, उन्होंने कब लिया था, उसको एक्सप्लेन किया गया था या नहीं, वो सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझाते हुए, जिसको हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको रीजनेबल जो भी मिला है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पर ये एविडेंसेस ज़रूर रखिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल। इनहेरिटेंस में मिला है तो भी आप, उसमें विल नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या तो कंफर्मेशंस हैं, उसको भी आप रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए रखना बहुत आवश्यक है, ये ख्याल में रखिएगा। राजकोट से हिमांशु जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु जी नमस्कार। सर मुकेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं गोल्ड बेचूं तो उसमें क्या जो स्पेशल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है उसका मुझे बेनिफिट मिलता है, और इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा? अब देखिए, इसमें 2 सिचुएशंस हो सकती है। एक तो आपने जब गोल्ड एक्वायर किया हो, तो वो अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले की एक्विजिशन डेट है, तो आप अपना गोल्ड का एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की कीमत ले सकते हैं। हालांकि उस समय भी गोल्ड की कीमत काफी नीची थी, 4190। इनफैक्ट लक्ष्मण जी आप देखिए तो पिछले 23 सालों में 18 गुना 18 टाइम्स गोल्ड की प्राइस बढ़ चुकी है। तो इंडेक्सेशन के हिसाब से तो आपको करीब 3.5 गुना फायदा होगा, पर 18 गुना ये आपका रहेगा। अच्छा, सवाल ये होता है कि जब आपको गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में मिलता है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपकी तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इसलिए हम इस पर पूरे का पूरा टैक्स लगाएंगे? तो जवाब है ना, क्योंकि देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है, माना जिसके पास से आपको मिला है उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, उस पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग गिनते हुए उस पर यह टैक्स की गिनती की जाएगी। लक्ष्मण जी, तो हमें यह ख्याल रखना है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर मुझे कुछ गोल्ड से कैपिटल गेन मिला तो वो इक्विटी लॉस के सामने एडजस्ट हो सकते हैं? कई बार आपको ये भी फायदा कारक हो सकता है कि आप समझें कि आपको शेयर मार्केट में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, और वो नुकसान जो है वो आपको लगता है कि अब ये सेट ऑफ करते करते तो कहाँ करेंगे। तो ऐसे समय पर अगर आपका गोल्ड का कैपिटल गेन होता है, तो वो गेन को आप ये लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ध्यान में इतना ही रखना है कि लॉन्ग टर्म के सामने, और जो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म का गेन है तो वो लॉन्ग टर्म का जो ये लॉस है उसके सामने सेट ऑफ नहीं होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। बट दिस कैन बी मेनी अ टाइम्स क्वाइट एडवांटेजियस कि आपका इक्विटी का जो लॉस है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई इक्विटी में तो 10% का टैक्स होता है, ये गोल्ड पर 20% का टैक्स का रेट होता है, तो इक्विटी का लॉस गोल्ड के गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है। तो उसका क्लियर आंसर है ज़रूर हो सकता है,
क्योंकि इनकम टैक्स के प्रावधान में कहीं भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लॉन्ग टर्म को एक दूसरे के सामने सेट ऑफ करने में ये 10% या 20% के रेट्स की कोई आपत्ति बीच में आ सकती है। तो दिस कैन बी अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विच कैन कीप इन माइंड। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.